हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श और मैं पिछले कुछ सालों से आर्ट के इस फील्ड में वर्क कर रहा हूँ, जिसमें मैंने कई सारे एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं और मैं कुछ ट्रेनिंग्स का पार्ट भी रहा हूँ, जिसमें मैंने कई सारी चीज़ें सीखी हैं जो एज अ बिगिनर मेरा आर्ट वर्क है उसको इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की और मैं एक अच्छे लेवल पर अभी अपना आर्ट वर्क बना रहा हूँ और भी सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो मैं और जो ड्राइंग से रिलेटेड नॉलेज है उसके बारे में मैं अभी वीडियोस बनाना चालू किया हूँ, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ कि जो गलतियाँ मैंने की हैं कि हम लोग जस्ट अलग अलग टॉपिक्स को सर्च करते रहते हैं कि यह कैसे बनाए, पोर्ट्रेट कैसे बनाए, और जो बेस की चीज़ें उनको छोड़ देते हैं। तो इस चीज़ को कवर करने के लिए मैंने यह चैनल स्टार्ट किया है, ताकि जो और बिगनर्स आर्टिस्ट हैं और जो एक्सपायरिंग आर्टिस्ट हैं जो अपनी ड्राइंग स्किल्स को अच्छे लेवल पर ग्रो करना चाहते हैं तो उनकी हेल्प हो सके। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टिल लाइफ उसको समझेंगे कि स्टिल लाइफ किस तरह से हमें हेल्प करती है कि हम और जो ड्राइंग फिगर्स है, पोर्ट्रेट्स हैं, उनको कैसे ड्रॉ करें, वो क्या प्रोसेस रहती है कि हम स्टिल लाइफ को ड्रॉ करें या कोई भी चीज़ करें। तो इन सारी बातों को और जो बेसिक पॉइंटर्स हैं जो हम एक ड्राइंग को बनाते समय, एक आर्ट वर्क को बनाते समय याद रखते हैं, समझते हैं और उन पर वर्क करते हैं, वह सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने डीपली कवर की हैं और इस रियल टाइम डेमो की हेल्प से मैं सारे पॉइंटर्स को कवर करूँगा। तो आप मेरे साथ साथ स्केचिंग कर सकते हैं। जो मैं स्टिल लाइफ की जो ड्राइंग बना के दिखाऊंगा तो आप मेरे साथ भी कर सकते हैं और एक डायरी और पेन लेके बैठिए ताकि जो पॉइंटर्स हैं आप उनको नोट कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल सा स्टिल लाइफ ले रखा है जिसको अभी हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफिकेशन स्टेज में हम करते क्या है कि जो अपना पूरा सब्जेक्ट है उसको 7 से 8 लाइन्स में डिवाइड करते हैं और सिंप्लीफिकेशन भी 2 स्टेजेस में होता है। फर्स्टली हम 7 से 8 लाइन्स में डिवाइड करते हैं या फिर हम जो बेसिक शेप्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जो वाइट वाला जो बर्तन है, जो डिब्बा रखा है, वह एक रेक्टेंगल के जैसा है लेकिन वह एकदम कंप्लीट रेक्टेंगल नहीं है। तो हम जस्ट कुछ बेसिक शेप्स को आइडेंटिफाई करके उनको समझ के सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन स्टिल लाइफ जो होता है, स्टिल लाइफ को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं स्ट्रेट लाइंस में, या कोई भी सब्जेक्ट हो जब हम उसको स्ट्रेट लाइंस में सिंप्लीफाई करते हैं तो हम उसके एंगल्स को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग लाइंस को खींच पाते हैं। अब 7 से 8 लाइंस के पीछे का रीज़न क्या है कि हम बस इतनी लाइंस में ही क्यों करते हैं? इसका कारण यह है कि जब हम स्टार्टिंग से ही बहुत छोटी छोटी लाइंस को देखने लगते हैं तो हमारे जो सब्जेक्ट की ओवरऑल पोजीशन है कि कौन सा पार्ट कितनी जगह को कवर करेगा, कि किसी सब्जेक्ट की हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है, कि अगर एक जैसे कि इस पिक्चर में 2 सब्जेक्ट हैं तो एक के कंपैरिजन में दूसरे की जो विड्थ है वह कितनी ज़्यादा है, एक के कंपैरिजन में दूसरा क्या उससे दुगना बड़ा है या उससे 1.5 गुना बड़ा है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले कुछ लाइन्स में उसको सिंप्लीफाई किया। अब हम उसके जो मार्किंग्स हैं वह कर रहे हैं। इस स्टेज को मार्किंग करना बोलते हैं और इसके लिए एक रूल बोला जाता है स्टार ओवर फिनिश, जिसका मतलब है कि जो स्टार्टिंग की स्टेज है वह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी फिनिशिंग की स्टेज से, क्योंकि अगर आपका आर्ट वर्क इसी स्टेज में बिगड़ गया, अगर आपकी जो हाइट विड्थ है, जो चीज़ों के जो प्रोपोर्शंस है, जो सब्जेक्ट के लाइन्स है, अगर वह सही नहीं है तो आगे की स्टेज तक जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि ये हमारी चीज़ों का बेस है। जो ड्राइंग वाला पार्ट होता है वह हमारे सब्जेक्ट का बेस होता है। तो हमें फर्स्टली अपनी लाइन्स एंगल्स को समझते हुए, सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन में आपको चीज़ों को स्टार्टिंग में डिटेल्स को इग्नोर करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो आपको एक चीज़ करनी है कि आपको अपने सब्जेक्ट को जो रेफरेंस है उसके प्रिंट आउट्स निकलवाने हैं, क्योंकि प्रिंट आउट से होता क्या है कि जब हम फ़ोन की हेल्प से प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी आदत रहती है कि हम हर एक चीज़ को जूम कर करके देखते हैं, तो जो लाइन छोटी रहती है वह भी हमको बड़ी दिखती है। तो यहाँ पे जब हम प्रिंट आउट्स निकलवाते हैं तो हमारे पास ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है कि हम उसको जूम कर पाएँ। तो हमको एक प्रिंट आउट निकलवाना है जो भी सब्जेक्ट हमें पसंद हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने इस सब्जेक्ट का खुद फ़ोटो क्लिक किया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी सब्जेक्ट की फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। मैं बता दूंगा कि किस टाइप से आपको सेटअप करना है। मैं एक कंप्लीट वीडियो उसके ऊपर भी डाल दूंगा कि किस तरह से आपको स्टिल लाइफ वगैरह का सेटअप करके किस तरह से लाइटिंग का यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें कर दूंगा, क्योंकि
सही तरीके से रेफरेंस की अरेंजमेंट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करने हैं, अगर आप सोशल मीडिया से या गूगल वगैरह से निकालना चाहें तो उनको भी निकाल सकते हैं। उनको निकाल के उनके प्रिंट आउट्स निकलवाइए और साइड बाय साइड चिपकाइए, मतलब एक ब्लैंक पेपर जिस पर आप ड्राइंग करेंगे उसको और जो आपका प्रिंट आउट उनको अगल बगल दोनों साइड बाय साइड चिपकाइए और उनको वर्टिकल पोजीशन में रखिए। आप उसको किसी बड़ी लकड़ी के टुकड़े पर, जो प्लाईवुड होता है, उस पर या दीवार पर चिपका सकते हैं, जिससे कि और वह सारी चीज़ें आपके आई लेवल पर रहें। आई लेवल के बारे में मैं एक कंप्लीट वीडियो, जो कैसे आपको खड़े होकर प्रैक्टिस करनी है, कैसे सेटअप करना है, उस सारी चीज़ों के बारे में मैं एक कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब इससे होता क्या है कि जब भी प्रैक्टिस करो इस टाइप से, तो चीज़ें आपके एक तो आई लेवल पर रहेंगी, तो उससे जब आप अपने सेटअप से कुछ कदम पीछे जाके देखोगे तो आप इजीली डिटेल्स को इग्नोर कर पाओगे और लंबी लंबी लाइंस को देख पाओगे। आपको यह चीज़ देखनी है कि आप एक बार में कितनी लंबी लाइन सीधी खींच सकते हैं। थोड़ा बहुत छोटा मोटा एरिया अगर बाहर जा रहा है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो इनिशियल लाइन्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। अब जैसे कि जो इनिशियल स्टेज के बाद मैंने अब यहाँ पे जो छोटी छोटी लाइन्स हैं उनको ऐड करना स्टार्ट किया है। मैं उनके जो शेप है उनको देख रहा हूँ कि कौन सी लाइन कितनी छोटी है कितनी बड़ी है। अब मैं उसको छोटी छोटी लाइन्स में ब्रेक कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको अपनी लाइन्स को क्लीन रखना है। क्लीन मतलब कि जैसे कि हम जब लाइन्स बनाते हैं तो कई बार लाइन ज़्यादा मोटी बन जाती है या डबल लाइन बन जाती है, तो हमें जो लाइन सही है उसको ही रखना है और बाकी लाइन्स को इरेज करते जाना है, ताकि हम उस चीज़ को समझ सकें। और एक चीज़ जो आपको हर एक स्टेज में करनी है कि आपको बार बार चीज़ों को चेक करना है। अक्सर हम क्या करते हैं कि हमारा मेन फोकस रहता है कि जो लास्ट की स्टेज है हमको जल्दी से कलरिंग करनी है, शेडिंग करनी है, उस पर रहता है। और वह चीज़ें बहुत बाद की चीज़ें हैं, क्योंकि जब तक हमारा जो ड्राइंग का फंडामेंटल चीज़ों का जो बेस है वह सही नहीं रहेगा, तब तक हम उसमें चाहे जितना कलरिंग शेडिंग कर लें वह ख़राब ही दिखेगा। यह चीज़ मैं बार बार अपने वीडियोस में बोलता रहता हूँ, तो कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि यार एक ही बात क्यों बोलता है, क्योंकि यह चीज़ मैंने खुद भी ऑब्ज़र्व की है। क्योंकि जो मेरे पुराने आर्ट वर्क्स थे, अब मैं उनको देखता हूँ तो वह हमें उसमें मुझे बहुत ज़्यादा गलतियाँ दिखती हैं और मैं खुद भी सोचता हूँ यार पहले ऐसे बनाता था, पहले तो लगता था कि यार कितना अच्छा मैं बनाता हूँ, सारे लोग पहले बहुत तारीफ़ कर देते कि यार बहुत अच्छा बना है। लेकिन अब जब आपकी देखो, एक बात समझिए, आपकी एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट जो मास्टर आर्टिस्ट होते हैं उसमें और एक बिगनर आर्टिस्ट में फ़र्क क्या होता है कि जो मास्टर आर्टिस्ट होता है वो अपने वर्क में गलतियों को खोज लेता है और गलतियों को खोज कर उनको एक्सेप्ट करता है और उनको करेक्ट करता है। जबकि एज अ बिगनर हमारी आइज़ इतनी ज़्यादा ट्रेंड नहीं होते हैं कि हम अपनी गलतियों को खोज सकें। तो जब तक हम गलतियों को खोज नहीं पाएंगे तो वहाँ पे हम उनको करेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो जब हम ड्राइंग बनाना सीखते हैं तो वहाँ पे हम आई ट्रेनिंग की एक्सरसाइजेस करते हैं, जो जैसा कि मैंने अभी एक पेड कोर्स लिया था जिसमें मुझे ये सारी चीज़ें सिखाई गई, जिसको मैं अब जो सिंप्लीफाई करके और अच्छे से तरीके से बेहतर करके अपने इस चैनल पर डाल दूँगा, ताकि आप लोग भी वह सारी चीज़ें करें। आई ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो फॉरेन कंट्रीज़ में बड़े बड़े अटेलियर्स होते हैं, मास्टर आर्टिस्ट के द्वारा जो कई सारे स्टूडेंट्स को अटेलियर्स में ट्रेन किया जाता है, तो पहले उनको इसी चीज़ पर वर्क कराया जाता है कि वह अपनी ड्राइंग को सही करें। तो वहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं जिससे कि हम बेहतर तरीके से अपनी गलतियों को खोज सकें, और जब हम अपनी गलतियों को खोजने लगते हैं तो हम उनको सही कर पाते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोगों को यह कन्फ्यूजन हुआ कि मैं बार बार चीज़ों को क्यों करेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से आई ट्रेनिंग की एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ और मैं कंटिन्यूसली बीच बीच में उनको करता रहता हूँ, जिससे कि कंटिन्यूसली आइज़ मेरी ट्रेंड होती रहती हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी आइज़ जब ट्रेंड होती हैं तो हमको हर एक गलती दिखती है और हम फिर उनको करेक्ट करते जाते हैं। फंडामेंटल्स के अंदर यही चीज़ें आती हैं कि हम कितना सही तरीके से चीज़ों को ड्रॉ कर रहे हैं, और फिर जो कलरिंग वाला पार्ट आता है, शेडिंग वाला पार्ट आता है, वह भी फंडामेंटल्स के अंदर आते हैं। लेकिन जब तक हमारी ड्राइंग ही सही नहीं होगी तो हम कलर करेंगे किस में, हम शेडिंग करेंगे किस में। तो जो पहली चीज़ है, जैसे कि अगर आप कोई छोटे बच्चे को ये बोलें कि वह डायरेक्ट बड़ी बड़ी पोइट्री लिख दे, बड़ी बड़ी कहानियाँ लिख दे, तो वह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चा छोटा है। तो पहले हम उसको जो इनिशियल चीज़ें जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको सिखाएंगे, फिर उसके बाद उससे अल्फ़ाबेट्स को कंबाइन करके उससे लेटर बनाना सिखाएंगे, फिर लेटर से सेंटेंसेस सिखाएंगे। फिर जब उसकी धीरे धीरे नॉलेज डेवलप होगी तो उसके बाद वह
अपने आप फिर उन चीज़ों का यूज़ करना सीखेगा। तो वही सेम चीज़ है यहाँ पे कि जो प्रोसेस है उसको समझना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए अगर आप घर बना रहे हैं तो कोई क्या ऐसा है कि आप जो नींव है उसको कमज़ोर रख दें, दीवारों पे ज़्यादा फोकस करें, या फिर जो कलर करने पर ज़्यादा फोकस करें, या दीवारों को इग्नोर करके छत बना दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है हमको। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम सिंपलीफाई क्यों करें, तो इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हर एक चीज़ का अपना प्रोसेस होता है, तो हमको उस कंप्लीट प्रोसेस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। अगर हम किसी घर को बनाते टाइम अगर हम नींव पर अच्छे से फोकस नहीं करेंगे, उसकी नींव को कमज़ोर रखेंगे, या हम उसकी दीवारों को सही तरीके से नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट कलरिंग के ऊपर फोकस करेंगे, तो वह घर हमारा ख़राब ही दिखेगा और इन फ्यूचर उसमें उसके गिरने के भी चांसेस हैं। तो वही चीज़ हमारी ड्राइंग में अगर मान लीजिए होता क्या है कि हम मान लीजिए स्टिल लाइफ बनाते हैं, या पेड़ पौधे बनाते हैं, या लैंडस्केप बनाते हैं, तो वहाँ पे हम गलतियों को इसलिए नहीं खोज पाते हैं क्योंकि इन चीज़ों में अगर कुछ गलती भी होती है तो वह गलती हमें इतनी आसानी से, क्योंकि हमारी आइज़ ट्रेंड होती नहीं है, तो वह इतनी आसानी से हमें दिखती नहीं है, लेकिन वह चीज़ सही दिख रही होती है। क्योंकि जैसे कि अगर पेड़ पत्ती फूल हैं, वह अगर थोड़ा भी बहुत 19-20 भी बन जाए, कुछ पत्ती इधर की उधर भी हो जाए, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही चीज़ हम जो एक पोर्ट्रेट बनाते हैं, तो वहाँ पे अगर नाक थोड़ी सी भी टेढ़ी हो जाए, या आँख थोड़ी सी भी टेढ़ी हो जाए, तो वह हमें भद्दी दिखती है, और हमें वह गलती दिख ही रही होती है, लेकिन हमें समझ नहीं आता है यार सही कैसे करें। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम लंबे टाइम से किसी आर्ट वर्क पर वर्क करते रहते हैं, तो मेंटली जो हमारे मेंटली इश्यूज़ होते हैं, जिसको हम ऑप्टिकल इश्यूज़ बोलते हैं, जिसकी वजह से मतलब हम आँखों को जब हम बार बार वही चीज़ देखते हैं, तो ऑप्टिकली इल्यूजन हमारे अंदर होता है, तो उससे हम फिर गलतियों को अच्छे से नहीं खोज पाते हैं। तो वहाँ पे किसी ऐसी पर्सन का होना ज़रूरी है जो हमें गलती दिखाए, क्योंकि जो सामने वाला पर्सन होगा भले ही उसको ड्राइंग या पेंटिंग आए या ना आए, लेकिन वह बेहतर तरीके से हमारी गलतियों को खोज सकता है। क्योंकि हमारा काम ही यही है कि हम दिन भर ड्राइंग पेंटिंग करते हैं, लाइन्स को देखते हैं और वैल्यूज़ को देखते हैं, तो हमारा माइंड इल्यूज़न क्रिएट करता है, जिससे कि कई बार हम गलतियों को अच्छे से नहीं खोज पाते। लेकिन जो सामने वाला पर्सन है उसकी आइज़ एकदम फ्रेश रहती हैं, तो वह गलतियों को ज़्यादा बेहतर तरीके से खोज सकता है। तो ऐसे पर्सन का आप जैसे कि किसी घर के पर्सन को या किसी अदर पर्सन को ये चीज़ दिखा सकते हैं कि आपके मतलब मेरी ड्राइंग को देख के बनाइए कि यह सही है या नहीं, तो वह ईज़िली आपको बता दें कि हाँ इसमें गलती है। तो फिर अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि आप नहीं पूछ रहे हैं, या आप कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अकेले भी रहते हैं, कई बार पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी, अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं, नहीं तो आप कुछ ब्रेक लेके, क्योंकि जब हम जैसा कि मैंने बोला कि लंबे टाइम से वर्क करते हैं तो ऑप्टिकली इल्यूजन होता है, तो आप अपनी ड्राइंग में बीच बीच में ब्रेक भी लीजिए। अब ऐसा नहीं कि मैं कंटिन्यूसली बस ड्राइंग करता रहूँ। हमें जैसे कि ड्राइंग करते टाइम बीच में कुछ 5 मिनट 2 मिनट का ब्रेक लेना भी ज़रूरी है, जिसमें हम अपनी गलतियों को देखते हैं कि क्या और मैं सही कर सकता हूँ। अक्सर हमारा माइंडसेट क्या रहता है कि हम ये सोचते हैं कि यार मेरा कितना अच्छा आर्ट वर्क दिख रहा है, लेकिन आपको इस चीज़ को इग्नोर करते हुए इस चीज़ पर फोकस करना है कि क्या और आपकी गलती है। जब हम गलतियों को खोजने लगते हैं, हर एक चीज़ में गलतियों को खोजने लगते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो इम्प्रूवमेंट है वह अच्छे से होने लगती है। अब एक और चीज़ कि सब्जेक्ट कैसे चूज़ करें। अक्सर हम क्या करते हैं कि हम जब दूसरे लोगों को देखते हैं कि वह कितना अच्छे से वर्क कर रहे हैं, कितना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को लेके, तो हमारा मन भी यही करता है कि हम डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को ही लें। तो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लेना गलत बात नहीं है, लेकिन अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लेना बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे कि मान लीजिए 2 सब्जेक्ट लिए हैं, तो शायद यह चीज़ भी कुछ लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो गई, क्योंकि हमें अपनी पहले तो स्किल्स को देखना है कि हम किस लेवल पर हैं। अगर आप किसी छोटे बच्चे को जो 1 या 2 में पढ़ा रहा है, उसको आप बीएससी ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस को देंगे सॉल्व करने के लिए, तो वह नहीं कर पाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं या कुछ लोग सीख रहे हैं, लेकिन उनकी आइज़ इतनी ज़्यादा ट्रेंड नहीं है कि वह हर एक चीज़ को सही कर पाए। तो आपको पहले सिंपल सब्जेक्ट जैसे कि कप हो गया या कोई गिलास हो गया, जो घर में आसपास के बर्तन हैं उनको रखिए, उनकी फ़ोटोज़ क्लिक कीजिए, अलग अलग एंगल से फ़ोटोज़ क्लिक कीजिए, उनको बनाने का ट्राई कीजिए और प्रिंट आउट निकाल के ट्राई कीजिए। अब यहाँ पे आपका मेन गोल जो ड्राइंग के बाद जो वैल्यूज़ का पार्ट आता है उस पर नहीं है। यहाँ पे हम केवल अपने जो ड्राइंग लाइन्स एंगल्स को समझते हैं, क्योंकि दुनिया की हर एक चीज़ एक शेप है,
आप इस चीज़ को मान के ड्राइंग कीजिए कि दुनिया की हर एक चीज़ सेफ है। ये सामने मेरे जो डिब्बा रखा हुआ है वह डिब्बा नहीं है, वह सेफ है, उसमें कुछ लाइन्स है जो कुछ एंगल्स से अरेंज है। जब आप इस तरह से चीज़ों को देखने लगते हो तो आप ये सिंपली फॉर्म में आइडेंटिफाई कर पाते हो कि यही सेम चीज़ें एक पोर्ट्रेट में होती हैं। अक्सर हम क्या करते हैं कि हम यह सोचते हैं कि यार ये तो मैं मटका बना रहा हूँ और या ये मैं आँख बना रहा हूँ, तो इससे हमारा माइंड ऑटोमेटिकली वही चीज़ें क्रिएट करने लगता है, वही चीज़ें क्रिएट करने लगता है, तो हमारा हाथ ऑटोमेटिकली हमारे माइंड के अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो आपको यहाँ पे अपने माइंड को कंफ्यूज करना है और आपको यह सोचना है कि यार मैं आँख नहीं बना रहा हूँ, मैं एक शेप को देख रहा हूँ इसमें कुछ लाइन्स और एंगल्स हैं और मैं उसको बस ड्रॉ करूँगा। बस जब आप इस तरह से चीज़ों को देखने लगते हो तो आप इजीली चीज़ों को ड्रॉ कर पाते हो। जैसे कि अगर आप एक एप्पल बनाने जा रहे हो और एप्पल को हम चूँकि बचपन से बहुत बार बनाते आ रहे हैं, या मैंगो बनाने जा रहा हो या कोई पेंसिल बॉक्स बनाने जा रहा हो, तो यह चीज़ें हम बचपन से ड्रॉ करते आए हैं, तो हमारे माइंड में वह पहले से ही ऑटोमेटिकली सेव है। तो जब हम उस चीज़ को बनाते हैं तो हमारा माइंड वही चीज़ बार बार हमारे पेपर पर दिखाने का ट्राई करता है कि हम जो चीज़ पहले ड्रॉ कर चुके हैं वही चीज़ उसी के अकॉर्डिंग हमारा हाथ वर्क करता है। तो इस चीज़ के लिए मैंने इसी चैनल पर एक वीडियो डाल दिया है जिसमें मैंने 2 से 3 जो ड्राइंग की एक्सरसाइजेस हैं, जिसमें सिंप्लीफिकेशन एक्सरसाइज और जो चीज़ों को हम किस तरह से एज अ शेप देखें इसके बारे में एक्सरसाइज है, तो उनको उसका कंप्लीट वीडियो मैंने चैनल पर डाला हुआ है, तो जिसको आप जाके देख सकते हैं। तो आप इससे बेहतर तरीके से समझ पाओगे और चीज़ों को ड्रॉ भी कर पाओगे। अब स्टिल लाइफ की प्रैक्टिस हमें क्यों कराई जाती है इस बारे में बात करते हैं कि स्टिल लाइफ देखो एक ऐसी चीज़ है जो इजीली हमारे पास अवेलेबल है और उसमें सिंपल शेप्स बनते हैं जो जिनको समझना हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि एज आ आर्टिस्ट जब आप डायरेक्ट पोर्ट्रेट्स और फिगर्स की तरफ ध्यान देखो, यह चीज़ कॉमन है कि हर एक आर्टिस्ट रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स, रियलिस्टिक फिगर ड्राइंग, एनाटॉमी ऐसी सारी चीज़ें करना चाहता है। लेकिन आप एक चीज़ सोचिए, जो प्रोसेस जो फंडामेंटल्स एक स्टिल लाइफ को बनाने में यूज़ किए जाते हैं वही फंडामेंटल्स हम एक पोर्ट्रेट को बनाने में करते हैं। अब एक चीज़ समझिए कि स्टिल लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ आप अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं कि अगर मैं ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्टिल लाइफ को अरेंज नहीं कर सकता, उसको ड्रॉ नहीं कर सकता, मुझे स्टार्टिंग में उसको सिंप्लीफाई करने में, ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं अपनी स्किल के अकॉर्डिंग सिंपल स्टिल लाइफ को यूज़ करूँगा और धीरे धीरे उसकी डिफ़िकल्टी बढ़ाऊँगा। अब अगर मैं यह सोचूं कि स्टिल लाइफ में क्या है, इसको तो कोई नहीं बनाता, तो हर एक मास्टर आर्टिस्ट जो करेंट टाइम में और जो पास्ट टाइम में भी रहे, उनके द्वारा स्टिल लाइफ की जाती रही है और स्टिल लाइफ का रोल बहुत बड़ा है। क्योंकि जब भी हम ऐसी चीज़ें जैसे कोई हम पोर्ट्रेट बना रहे हैं या कोई फिगर ड्राइंग बना रहा है जिसमें हम रॉयल्टी को दिखा रहे हैं या बैकग्राउंड में हम चीज़ों को दिखा रहे हैं, मान लीजिए आप कोई इस टाइप का सीन खुद का सेल्फ पोर्ट्रेट बना रहे हो जिसमें आप अपने स्टूडियो में बैठे हो, तो हमारे चारों तरफ की जो चीज़ें हैं वह स्टिल लाइफ ही है। स्टिल लाइफ मतलब जो चीज़ चल ना सके, मतलब निर्जीव वस्तु हैं। स्टिल लाइफ का एक बेनिफिट ये है कि हम अपनी स्किल के अकॉर्डिंग फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, उनको अरेंज कर सकते हैं। और जब आप लाइव स्टडीज़ करते हैं तो वहाँ पे स्टिल लाइफ को आप कितने ही टाइम तक रख के उसका सेटअप करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन एज आ ह्यूमन वह हिलता डुलता ज़्यादा है, वह एक स्थिर पोजीशन में नहीं बैठ सकता, तो जिसकी वजह से उसके प्रोपोर्शंस को समझना ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि एज आ बिगनर आर्टिस्ट हमारी आंखें उतनी ज़्यादा ट्रेंड नहीं होती हैं, तो हमें एक तो प्रॉब्लम यही है कि हम चीज़ों को गलतियों को ढूंढ नहीं पा रहे हैं, और दूसरा हम डायरेक्ट जब फिगर ड्राइंग या पोर्ट्रेट ड्राइंग करते हैं तो हम दूसरा अब दो चीज़ों को एक साथ डिफ़िकल्ट कर लेते हैं, तो फिर हम और ज़्यादा फेल होने के हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको स्टार्टिंग में सिंपल से डिफ़िकल्ट की तरफ जाना है कि मैंने एक सब्जेक्ट का यूज़ करके एक सब्जेक्ट की स्टिल लाइफ को लिया, फिर उसको प्रैक्टिस किया। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने कप को लिया, फिर उसके बाद मैंने गिलास लिया, या फिर उसके बाद केतली ली, तो धीरे धीरे हम एक ही सब्जेक्ट वाले जो स्टिल लाइफ है उसकी डिफ़िकल्टी बढ़ाएंगे, फिर उसमें एक और या दो सब्जेक्ट और ऐड करेंगे, फिर धीरे धीरे हम उसमें और भी चीज़ें ऐड करेंगे। जैसे कि कई बार जैसे कि मैं कुछ फ़ोटोज़ जैसे कि बैकग्राउंड में कपड़ा डाला हुआ है या कुछ भी है, तो हम उसकी अरेंजमेंट खुद कर सकते हैं। और जब हम स्टिल लाइफ की प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पे जब हम अरेंजमेंट खुद करते हैं तो हमें खुद समझ में आता है कि लाइट किस तरह से यूज़ करनी है,
कैसे कंपोजिशन सेट की जाती है। तो कंपोजिशन एक क्रिएटिविटी का काम है, वह किसी के द्वारा नहीं की जा सकती, वह जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो अपने आप हमारे अंदर डेवलप होती है। अब कंपोजिशन कैसे सेट की जाए वह हम पर डिपेंड करता है कि किस तरह से हम चीज़ों को अरेंज करें कि वह हमें अच्छी लग रही है, किस तरह से वह अच्छी दिख रही है। कि अगर इस जो बर्तन, ये मिट्टी का बर्तन है, अगर मैं इसको थोड़ा इस साइड रखूँ या इसको थोड़ा टेढ़ा रखूँ या लिटा के रखूँ तो यह ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो जो मास्टर आर्टिस्ट होते हैं, जो बड़े बड़े अटेलियर्स में लोगों को सिखाते हैं, तो वह अपना 4-4, 5-5 घंटे या 1-1, 2-2 दिन तक अपने केवल स्टिल लाइफ को ही सेट करते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार इसमें क्या है, मैं तो जस्ट ऐसे रख के, तो वह हर एक चीज़ को, क्योंकि जब हम अपनी स्टिल लाइफ की कंपोजिशन सेट करते हैं तो उसमें भी किस तरह से चीज़ों की जो शेडोज़ बन रही है, फॉर्म बन रही है, किस तरह से चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पर रखूँ तो अच्छी दिखेगी, हमें अगर इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस डालना है तो इसको कहाँ रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम खुद सोचते बैठ के, तो उसमें हम जो मास्टर आर्टिस्ट होते हैं उनमें कई कई दिन वो स्टिल लाइफ पे सेटअप में ही लगाते हैं कि किस तरह से सेट करें, फिर उसके बाद उसको पेंट करते हैं। तो केवल ड्रॉ करना ही हम एज एन आर्टिस्ट हमारा काम नहीं कि हम केवल चीज़ों को ड्रॉ ही करें, बल्कि चीज़ों को ऑब्जर्व करना। कि अगर हम बैठे हैं तो हम देख रहे हैं कि अगर सामने स्टिल लाइफ रखा है, कुछ चीज़ें रखी हैं, कुछ बर्तन रखे हैं, तो उनमें लाइन्स, एंगल्स, प्रोपोर्शंस कैसे बन रहे हैं, उनको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो कुछ लाइन्स में हम कैसे कर रहे हैं, कौन लाइन कैसी जाएगी। तो जब हम इस तरह से अपनी रियल लाइफ से चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, अगर आप ह्यूमन पोर्ट्रेट को देखें, ह्यूमन फिगर को देखें, तो उसमें भी यही सिंप्लीफिकेशन अप्लाई होता है। लेकिन आपको स्टार्टिंग से डायरेक्ट ह्यूमन फिगर की तरफ नहीं जाना, कि आपको पहले स्टिल लाइफ पर वर्क करना है, स्टिल लाइफ को सिंप्लीफाई करना है। आप एक टास्क बनाइए कि जो मैंने जैसे कि वीडियो को बताया, जिसमें मैंने कुछ ड्राइंग एक्सरसाइज को बता रखा है, तो उसको पहले आप देखिए, उसमें 2 एक्सरसाइज बताई रखी हैं। तो उनको आप अल्टरनेट डेज में कीजिए कि 30 मिनट आप एक दिन एक एक्सरसाइज को दीजिए, अगले दिन दूसरी एक्सरसाइज को 30 मिनट दीजिए, फिर यही एक दिन छोड़ के एक दिन एक्सरसाइज को कीजिए। इससे क्या होगा कि आप धीरे धीरे आपकी आइज ट्रेंड होंगी और आप गलतियों को बेहतर तरीके से खोज पाओगे और उनको सही भी कर पाओगे। और आप डेली बेसिस पर 2-4 ड्राइंग को या रियल लाइफ में चीज़ों को दिख रहा हो तो उनको कुछ लाइन्स में सिंप्लीफाई करना सीखिए। क्योंकि अगर एक जो नॉर्मल पर्सन होता है उसमें और एक आर्टिस्ट में यही फ़र्क होता है कि नॉर्मल पर्सन डिटेल्स को देखता है और एक पर्सन उन डिटेल वाली चीज़ों में भी सिंप्लीफाई करके उनको देखता है, उनको ड्रॉ करता है। और सिंप्लीफिकेशन हर एक स्टेज में होता है, फिर आप कलरिंग करो या ड्राइंग करो या कुछ भी करो, सिंप्लीफिकेशन हर जगह होता है। अब जैसे कि यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ चीज़ों को, वो जो छोटी छोटी गलतियाँ हैं, जो राउंडनेस है, कर्वनेस है, उनको देखते हुए उनको ड्रॉ कर रहा हूँ। अब मैं थोड़ा अपने बारे में एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर एज एन आर्टिस्ट हमारे माइंड में ये चीज़ आती है कि मैं यह वीडियो क्यों देखूँ, मुझे तो टाइम लैप्स देखना है। तो एज अ ह्यूमन हमारा ये नेचर होता है कि हमें चीज़ों में, हर चीज़ में एक एंटरटेनमेंट दिखता है। हम वो चीज़ें देखते हैं जिनमें हमें मज़ा आता है, ना कि वह चीज़ें जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। जैसे कि यह वीडियो मैंने जस्ट बस इसलिए बनाया कि जो आर्टिस्ट, जो गलतियां मैंने की, क्योंकि जब मैं अपने 10th क्लास में था तब मैं ड्राइंग एज आ इंटरेस्ट हॉबी आर्टिस्ट करता था। लेकिन जब मैं 12th में आया तो थोड़ा और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ा, फिर मेरा मन किया तो मैंने सोचा कि मैं इसमें डिग्री करूं और अच्छे से इसमें वर्क करूं, सही से सीखूं। तो यही सब चल रहा था, बस मुझे कंप्लीट क्लियरिटी नहीं थी कि मुझे करना क्या है। मैं अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहा था, यूट्यूब पे मैं भी टाइम लैप्स देखता था, अलग अलग आर्टिस्ट, और सोचता था कि यार कैसे इनको बनाऊं, और जो मटेरियल्स हैं उनको लेने में कि शायद महंगा मटेरियल यूज़ करूं तो उसमें ड्राइंग अच्छी बन जाएगी। तो ये सारी चीज़ें करने में मैं भी उलझा हुआ था। तभी मैंने फिर कुछ, एक जो सर हैं रेयांश राहुल सर, तो उनका जो काफ़ी फेमस है अभी करंट टाइम में, जो इसी टॉपिक्स पर बात करते हैं कि फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स, तो उनका मैंने एक सेशन ज्वाइन किया तो मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ें समझ में आई। फिर मैंने उनकी ट्रेनिंग ज्वाइन की, तो उस ट्रेनिंग में वह हालांकि एक पेड ट्रेनिंग थी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली। तो ये सारी चीज़ें हम एक दूसरे को सिखाते हैं, कि जैसे कि मैंने उनसे सीखा, तो मैं जस्ट इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि जो गलतियाँ मैंने की वह और लोग ना करें और वह सही तरीके से चीज़ों को सीखें।
क्योंकि जब हम सभी मिलके सही तरीके से चीज़ों को सीखेंगे तभी एक जो आर्ट का फील्ड है, आर्ट का मार्केट है वह बढ़ेगा, उसकी डिमांड एंड सप्लाई बढ़ेगी और हम तभी और अच्छे से प्रोफेशनली वर्क कर पाएंगे। आप सभी आर्टिस्ट, आर्ट की वर्ल्ड है उसकी बहुत अच्छे मेंबर्स हैं, तो आर्ट की वर्ल्ड को हमें, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो समाज में जैसे कि सब लोग, जैसे डॉक्टर है वह अपना काम कर रहा है, आईएएस है वह अपना अलग काम कर रहा है, तो एज एन आर्टिस्ट हमें भी अपनी फील्ड को ग्रो करना है, ताकि जो लोग, जैसे कि ऐसा होता है, मेरा पर्सनल थॉट इस चीज़ के पीछे है हमेशा से रहा है कि हम जब खुद आगे बढ़ेंगे तभी 4 लोग जो और ऐसी चीज़ सीखना चाहते हैं तभी वह बढ़ेंगे। और मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि मुझे इस फील्ड में ग्रो करना है, क्योंकि अगर मैं ग्रो कर पाऊँगा तो 4 लोग मुझसे और इंस्पायर होकर उस फील्ड में आएंगे जो केवल अपने पेरेंट्स के डर से उस चीज़ में नहीं आ पा रहे हैं। तो आपको अपनी स्किल्स पर, क्योंकि जो ड्राइंग की स्किल्स हैं वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है और ड्राइंग की स्किल्स को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे जैसे कि हम स्टिल लाइफ को ड्रॉ कर रहे हैं तो इसमें भी चीज़ें अप्लाई होती हैं, और जब हम इसी चीज़ को धीरे धीरे इम्प्रूव करते ले जाते हैं, हम स्टिल लाइफ से एनिमल्स, बर्ड्स, फिगर ड्राइंग, लैंडस्केप, तो अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, उनको फिर हम जब सीखते हैं, समझते हैं, उन पर डीपली स्टडीज़ करते हैं, तो हम फिर जब उनको डेवलप करके ले जाते हैं, फिर हम अपनी एक सब्जेक्ट पर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कि हमें पोर्ट्रेट पर मास्टरी करनी है या एनाटॉमी सीखना है, तो ये अलग से सीखने की चीज़ नहीं, क्योंकि सारी चीज़ों में जो लाइन्स, एंगल्स, प्रोपोर्शंस हैं वह सेम तरीके से वर्क करते हैं। लेकिन जब हम किसी एक चीज़ को मास्टर करते हैं तो फिर हम उसको और ज़्यादा डीपली समझते हैं कि अगर मैं चेहरे को, जो पोर्ट्रेट है उसमें हम मेनली फेस पर फोकस करते हैं, तो उसमें जो चेहरे के एक्सपीरियंस हैं, जो मसल्स हैं वह किस तरह से वर्क करती हैं, तो उन चीज़ों को हम डीपली समझते हैं। तो यहाँ पे मेरा मोटिव बस ये है कि आप एज एन आर्टिस्ट सही तरीके से काम करो, हम साथ साथ ग्रो करें और अच्छे लेवल पर काम करें। और ये सारी जो एक्सरसाइजेस मैंने बताई हैं, इन सारी चीज़ों को, जैसे कि मैं अभी इतना सही तरीके से जैसे कि इन चीज़ों को ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप मेरी स्पीड मैच करने की कोशिश मत कीजिएगा कि आपको मेरी स्पीड से ही ड्रॉ करना है, क्योंकि मैं पर्सनली जब लॉन्ग आवर स्टडीज़ करता हूँ, यह मैंने एज ए शॉर्ट आवर स्टडी की, तो मैं इन सारे टॉपिक्स पर क्या लॉन्ग आवर स्टडी होती, क्या शॉर्ट आवर स्टडी होती, तो इनके बारे में वीडियोस और लाता रहूँगा ताकि आप बेहतर समझ सकें। तो जब लॉन्ग आवर स्टडी करते हैं, शॉर्ट आवर स्टडीज़ में हम कोई एक फॉर्म में चीज़ों को ड्रॉ करते हैं जहाँ से हम 1 घंटा, 1.5 घंटा इस तरीके से, और ऐसा कोई कन्फर्म नहीं है कि आपको कितना टाइम देना है। लेकिन जब हम लॉन्ग आवर स्टडीज़ करते हैं तो उसमें हम 4-4, 5-5, 6-6 घंटे केवल एक ड्राइंग को, जो पार्ट अभी जैसे हमने ड्रॉ किया, जो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, उस पर ही देते हैं। हम हर एक छोटी छोटी गलती को ऑब्ज़र्व करते हैं, समझते हैं और चेक करते हैं बार बार और उसको ड्रॉ करते हैं। और इन दोनों ही टाइप की स्टडीज़ का अपना अपना बेनिफिट है। जैसे कि जब हम लॉन्ग आवर स्टडीज़ करते हैं तो उससे हमारा पेशेंस लेवल बढ़ता है, क्योंकि जब हम लंबी कई घंटे लगा के जब पेंटिंग्स करते हैं, जब हम बड़े लेवल पर काम करते हैं, तो वहाँ पर पेशेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक तो लॉन्ग आवर स्टडीज़ हमारा पेशेंस लेवल बढ़ाती हैं, दूसरा हम चीज़ों को बेहतर तरीके से ऑब्ज़र्व करना सीखते हैं, अपनी गलतियों को बेहतर तरीके से खोजना सीखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी डेवलप होती हैं इन स्टडीज़ के दौरान। अब जैसे कि जो मैं शब्द बोल रहा हूँ कि प्रोपोर्शंस, एंगल्स तो हम सभी समझते हैं कि जिसको हम कोण बोलते हैं हिंदी में। प्रोपोर्शंस मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के कंपैरिजन में कितनी छोटी बड़ी है, जो लाइन्स और किस एंगल्स में, हाइट विड्थ क्या है, और इन सारी चीज़ों को हम एक दूसरे से कंपेयर करते हैं कि कौन सी चीज़ किसके कंपैरिजन में कितनी छोटी या कितनी बड़ी है। तो इन शब्दों में कंफ्यूज अभी से स्टार्टिंग से मत होइएगा। जो मैंने बताया कि आप प्रिंट आउट निकलवा के प्रैक्टिस कीजिए, और जैसे जैसे हम इन चीज़ों की प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो वर्ड्स हैं वह हम अपनी लैंग्वेज में भी बोलने लगते हैं और उनको समझ भी पाते हैं। अब एक चीज़ और कि कुछ आर्टिस्ट हैं जो अच्छे लेवल पर, उनकी ड्राइंग स्किल्स भी सही है और वह अच्छे लेवल पर वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर उनको कोई बोलता है कि मुझे सर या मैम मुझे आर्ट वर्क बनाना सीखना है तो आप मुझे सिखाइए, तो उन्हें समझ नहीं आता है कि वह कहाँ से सिखाना स्टार्ट करें, कहाँ से क्या करें। तो इसलिए हम चीज़ों को सीखते हैं। जब हम चीज़ों को
स्टार्टिंग से उसी प्रोसेस को सीखते हैं कि पहले क्या सीखना है, पहले किस चीज़ पर वर्क करना है। जब हम इस तरह से सीखते हैं तो हम इजीली किसी और को भी वह चीज़ें सिखा सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने जो ड्राइंग है उसको बार बार सही किया। अभी हालांकि यह एकदम से कंप्लीट मैं बोलूँ कि एकदम से सही है तो ऐसा नहीं मैं बोल सकता, क्योंकि अभी इसको और ज़्यादा सुधारा जा सकता है। तो अभी मैं जस्ट कुछ लाइन्स को देखते हुए और समझते हुए अभी मैंने इसमें कुछ टर्मिनेटर लाइन्स दी हैं। टर्मिनेटर लाइन होती है जो लाइट फैमिली और डार्क फैमिली को डिवाइड करती है। और यहाँ पे हम शॉर्ट आवर स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने इसको इसलिए खींचा है क्योंकि हम इजीली जो लाइट वाला पार्ट है और डार्क वाला पार्ट है उसको इजीली दिखा सकें। तो मैंने जो बीच में जो लाइन अभी खींची हुई है दोनों बॉक्स जो बर्तन है जो डिब्बा है उसमें, तो उसको हम टर्मिनेटर लाइन बोलते हैं और इसको हम बेड बग लाइन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं जस्ट कुछ उसमें शेड भी कर रहा हूँ ताकि हम इजीली समझ पाएँ कि जो लाइट वाला पार्ट है वह अलग है और जो डार्क वाला पार्ट है और वह अलग है। और आपको इन चीज़ों को अच्छे से समझते हुए करना है, क्योंकि जब आप उन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लोगे और इन सारी चीज़ों को खुद करोगे तो आप बेहतर तरीके से किसी और को वह चीज़ें ट्रांसफ़र कर सकोगे, उसको समझा सकोगे। क्योंकि एज एन आर्टिस्ट हमारा काम सिर्फ आर्ट वर्क को ड्रॉ करना नहीं है, हमारा काम यह भी है कि उस आर्ट वर्क के पीछे की नॉलेज जो लोग आर्ट को सीखना चाहते हैं उनको मिले, ताकि वह भी हमारे साथ वर्क कर सकें, बेहतर तरीके से हम साथ मिलकर ग्रो करें और एक अच्छे लेवल पर आर्ट की फील्ड को ले जाएं। ताकि जो लोग अभी जो डॉक्टर और इंजीनियर बनने में फंसे हुए हैं और अपने पैशन को मार रहे हैं, तो वह भी हमारी तरह जो हम जिस तरह से वर्क कर रहे हैं वह भी अपने पैशन को फॉलो कर सकें और अपनी फील्ड में सही तरीके से वर्क कर सकें। क्योंकि जब एक पर्सन आगे बढ़ता है और अच्छे लेवल पर ग्रो करता है तो 4 लोग जो वह चीज़ करना चाहते हैं वह भी उसके साथ ग्रो करने के लिए फिर अपने आप आगे आते हैं। आई होप कि आपको इन सारे पॉइंटर्स से कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि किन किन चीज़ों पर हमें वर्क करना ज़रूरी है, कैसे हम इन चीज़ों की हेल्प से कोई भी ड्राइंग कोई भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो आप बस इन चीज़ों पर काम कीजिए और स्टिल लाइफ के प्रिंट आउट्स निकाल के उनके प्रिंट आउट की हेल्प से प्रैक्टिस कीजिए और लाइव सेटअप के साथ भी प्रैक्टिस कीजिए और अपने आसपास की चीज़ों को आउटडोर जाके पेंटिंग्स कीजिए, आउटडोर चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए ताकि आप बेहतर रिजल्ट्स पाएँ। क्योंकि हर टाइप की स्टडी से हम कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। अगर हम बस यही सोचते रहें कि हम एक टाइम में ही बेस्ट दे देंगे तो यह पॉसिबल नहीं है। आपको बस अपने जो बेसिक चीज़ें हैं कि आपकी ड्राइंग सही बन रही है या नहीं बन रही है, जो लाइन्स एंगल्स प्रपोर्शंस हैं वो सही हैं या नहीं, इन चीज़ों को समझते हुए हर एक छोटी से छोटी गलती को सही करते हुए अपने ड्राइंग को सही से बनाना है और उस पर वर्क करना है। और मैं इस चैनल पर और भी जो बेसिक वीडियोज़ हैं जिनकी हेल्प से हम अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव करते हैं और जो एक्सरसाइजेस हैं जिनको मैंने किया है तो मैं उनको भी अपलोड कर दूंगा, उनकी वीडियोस बना के डिटेल्स में क्योंकि जो एक्सरसाइजेस हैं वह काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। मैंने जो ट्रेनिंग्स ज्वाइन की हैं तो उसके लिए मैंने पे किया था, तो उन ट्रेनिंग्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई गई जिनकी हेल्प से मेरी जो ड्राइंग स्किल्स है वह बहुत ज़्यादा लेवल पर इम्प्रूव हुई। तो आप सभी भी उन चीज़ों पर वर्क कीजिए तो आप भी अपने ड्राइंग स्किल को एक अच्छे लेवल पर इम्प्रूव कर पाओगे और चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो आने वाले वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।